हम 2014 टीटी पेपर फर्स्ट के माहौलियात का मुतालिया यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस के सही जवाबात और उनके हल इस वीडियो में देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तलबा अपने वसाइल को ज़ाय न करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से मुताल्लिक़ मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं उसको वो फेंक नहीं देते, वेस्ट ना करते हुए दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से सही अल्टरनेटिव हमको देख रहे हैं तज्ज़ियाती सलाहियतों का फ़रोग़, उसमें वो कोई तज्ज़िया नहीं कर रहे हैं, ये जवाब गलत होगा। दर्जा बंदी से मुंसलिक इक्तिसाबी तजर्बात, यहाँ पर कोई क्लासिफ़िकेशन भी नहीं हो रही है, इसलिए ये भी गलत है। मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दीली, अब यहाँ पर जब वो पुरानी और ज़ाय हुई चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ ऑब्ज़र्वेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है। देखिए, जब वो वेस्ट चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाएंगे मतलब वो उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, तजर्बा करेंगे। तो चौथा ऑप्शन तजर्बाती इक्तिसाबी मुज़ाहरा सही होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। यूरोपी ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? कैथोलिक ग्रोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, ये पहला ऑप्शन है। प्रोटेस्टेंट ग्रोह के हामियों का पोप के ख़िलाफ़ किया हुआ एहतजाज। हम सवाल को जहन में रखें कि ईसाई मज़हब में इस्लाही तहरीक, तो देखिएगा कि सबसे पहला जो मजहबी ग्रोह या मसलक ईसाइयों में था वो कैथोलिक ग्रोह था, और ये रस्म व रिवाज को मानने वाले लोग थे। बड़ी बेराह रवी थी इनके अंदर, चर्च में नाच गाना आम था। मजहबी पेशवा जो हुआ करते थे, पॉप वगैरह, तो वो कोई बाकिरदार बाअखलाक लोग नहीं होते थे। तो इस्लाह दीन की तहरीक में पहला ये तो ऑप्शन नहीं आएगा कि ये जो कैथोलिक लोग ये पहले ही बेराह रवी का शिकार थे, तो ये मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़ क्या बगावत करेंगे। दूसरा प्रोटेस्टेंट, देखिए कैथोलिक की बेराह रवी देखकर जो मज़हब के अंदर इस्लाह लाने वाले लोगों का ग्रुप बना वो था प्रोटेस्टेंट। तो ये इस्लाह चाहते थे, लेकिन ये पोप के ख़िलाफ़ एहतजाज अगर करेंगे तो इनकी, अगर पोप ही तो मजहबी रहनुमा है, अगर प्रोटेस्टेंट इनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट चले जाएंगे तो लोग इनका साथ नहीं दे सकते थे, इसलिए ये भी सही नहीं हुआ। तीसरा है कि पोप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम, यह है इस्लाह दीन की तहरीक। क्योंकि कैथोलिक ग्रुप के जो हामी थे, जो सपोर्टर्स थे, इनको पोप ने जो है तरगीब दिलाई। जब पोप ने ख़ुद देखा कि ये जो है तो मज़हब के अंदर इस्लाह की बहुत ज़रूरत है, तब उन्होंने उनको तरगीब दिलाई कैथोलिक के सपोर्टर्स को, और फिर इस तरह से समाज के अंदर एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की गई। चौथा ऑप्शन मार्टिन लूथर का पेश करदा इस्लाह दीन का एतराज़नामा। मार्टिन लूथर तो इस्लाह दीन का हामी था, वो उस पर एतराज़ नहीं कर सकता है, तो ये भी इस क्वेश्चन का ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इस्लाह दीन की तहरीक से मुराद जो है तो पोप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम है। स्टूडेंट, 137वां क्वेश्चन देखिए। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है, से ताल्लुक़ ना रखने वाला अल्टरनेटिव हमको ढूंढना है। पहला है कि हफ्ता रोज़ा अखबार दिग्दर्शन में शतपत्र की तहरीर इन्होंने की। देखिए, दिग्दर्शन ये मराठी का पहला मंथली मैगज़ीन है जिसे बाल शास्त्री जांभेकर ने शुरू किया था, और स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस दिग्दर्शन में इन्होंने लिखा, शतपत्रे लिखा है, जो कि गलत है। शतपत्रे उन्होंने प्रभाकर इस अखबार में लिखा था, जो कि भाऊ महाजन का अखबार है, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है लाइब्रेरी की तहरीक, ये लोकहितवादी ने गोपाल हरि देशमुख ने शुरू की थी। बेवाओं की शादी पर उन्होंने ज़ोर दिया, और लोकहितवादी इस नाम से वो जाने जाते थे, उन्होंने इस नाम से तहरीर भी लिखी, ये भी सही है। यानी कि इनके ताल्लुक़ ना रखने वाला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, ये इसका क्वेश्चन का सही जवाब। सवाल नंबर 138 है,
कि तंजीम, इदारा और उनके बानियों की मुनासिब जोड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो स्टूडेंट्स, तंजीम और इदारे के नाम हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दूसरी तंजीम आज़ाद हिंद फ़ौज, बे जीम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और तीसरा है इंडिया हाउस। इधर ऑप्शंस है रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बुनियाद जो डाली थी वो चंद्रशेखर आज़ाद ने डाली थी, और फिर आज़ाद हिंद फ़ौज की बुनियाद रास बिहारी बोस ने। यानी बे का सही ऑप्शन 1 से लग रहा है, अलिफ का सही ऑप्शन 4 से लग रहा है। अलिफ की जोड़ी 4 से लग रही है, बे की जोड़ी 1 से लग रही है। अब ऑप्शन में ढूंढे हम, अलिफ की जोड़ी 4 से तीसरे ऑप्शन में है, और बे की जोड़ी जो है तो वो 1 से है, वो तीसरे ऑप्शन में नज़र आ रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं, अलिफ की 4 जोड़ी है लेकिन बे की 3 पहले ऑप्शन में है। तो अब 2 भी अगर आपने सही ढूंढ लिए तो आपको का सही जवाब आ जाएगा तीसरा अल्टरनेटिव, ये कि सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 139 में देखिए, आज़ाद हिंद फ़ौज का निशान क्या है? तो जलती हुई मशाल ये आज़ाद हिंद फ़ौज का निशान नहीं था, चरखे की तस्वीर ये भी नहीं था, उड़ान भरता हुआ उकाब ये भी नहीं था, हमला करता हुआ शेर या आज़ाद हिंद फ़ौज का निशान माना जाता है। सवाल नंबर 140, स्वराज के दुश्मन और उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी दर्ज झैल में से कौन सी है? यानी आपको देखना है सही नामुनासिब जोड़ी, जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी दर्ज झैल में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है शाइस्ता खान, ये औरंगज़ेब के मामू भी थे, और फिरोंगोजी नरसाला, चाकन के मकाम पर इनके दरमियान लड़ाई हुई थी, ये सही बात है, यानी मुनासिब जोड़ी है। हमको नामुनासिब ढूंढना है। दौलत खान और फरार बाजी, देखिए कि फरार बाजी जो है इसके ख़िलाफ़ दिलेर खान लड़ा था, दौलत खान नहीं, यानी कि ये नामुनासिब है, तो ये सही जवाब हो गया। लेकिन फिर भी नीचे तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लें कि मुनासिब है नामुनासिब। बहलूल खान ये अकबर के दौर का सिपाही है, ये प्रताप राव गुज्जर के ख़िलाफ़ उमरानी की लड़ाई 1673 में इसने लड़ी थी। और सिद्दी मसूद बाजी प्रभु देशपांडे पावनखेड़ में जो एक लड़ाई हुई थी, ये भी सही ऑप्शन है। बहलूल खान ने महाराणा प्रताप के ख़िलाफ़ भी हल्दी घाट की लड़ाई 1576 में लड़ी थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, नामुनासिब जोड़ी इसमें से एक दौलत खान और फरार बाजी की है, बाकी 3 जो है तो वो मुनासिब जोड़ी है। अगला क्वेश्चन नंबर 141, इसमें है कि दिल्ली हो गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल, रानी गज़ब की चली वो चाल। ये जो ऊपर का मिसरा, जो नज़म के मिसरे हैं, किस शख्सियत का ज़िक्र उनकी हम असर मराठी शायर देवदत्त ने किया है? देखिए, देवदत्त के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लें कि शिव भारत जो किताब लिखी थी परमानंद ने, उनके लड़के का नाम ये देवदत्त है। और ये जो नज़म के जो मिसरे दिए गए हैं, ये 6ठी जमात की तारीख़ की किताब में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। और ये ज़िक्र इस नज़म में हुआ है महारानी ताराबाई का। औरंगज़ेब से इन्होंने लड़ाई की थी 1700 से 1707 के दरमियान, यानी चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन। सवाल नंबर 142 में देखिएगा कि भारत की सरकारी मोहर पर दर्ज झैल में से किन हैवान या हैवानात की तस्वीर कुनिंदा हैं? तो स्टूडेंट्स, भारत का जो सरकारी मोहर है, जिसको हम चित भी कहते हैं, ये सारनाथ से लिया गया है। इसमें जो एक स्तंभ है
एक सुतून है, उसमें ऊपर में 4 शेर हैं और नीचे जो सुतून के नीचे में जो 4 जानवरों की तस्वीर है उसमें एक बैल है, एक हाथी है, एक घोड़ा है और शेर है। तो स्टूडेंट्स हमको उसमें शेर, घोड़ा और बैल तो नज़र आता है। चौथी जो जानवर की तस्वीर वो पीछे की जानिब छुप गई है जो कि हाथी है। यानी कि यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है कि भारत की सरकारी मुहर में शेर, घोड़ा और बैल तीनों की तस्वीर है। अगला क्वेश्चन नंबर 143, किसी सूबे के गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फ़र्द को किया जाता है, इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? तो ऐसा ना तो भारत के दस्तूर में है, लिखा हुआ नहीं है इस तरह से, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। किसी फ़र्द को उसी सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर करने का ऐसा रिवाज पहले से नहीं रहा है, ये बात सही है। और गवर्नर को सदर मुंतखब करता है, तो रियासत की मजलिस मुक़न्नना कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज़ है, ये भी गलत हो गया। रियासती मजलिस आमला कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज़ है, ये भी नहीं। रियासत के हाथ में है ही नहीं गवर्नर को मुकर्रर करना, ये तो सदर का इख्तियार है, इसलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत। पहला भी दस्तूर में नहीं है, इसलिए पहला भी ऑप्शन गलत। सही है दूसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन 144 की जानिब। पंचायत राज में ग्राम सभा की खुसूसियत ज़ाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन देखते हैं कि गांव के तमाम छोटे बड़े, मतलब 18 साल से कम उम्र वाले भी और 18 साल से ज़्यादा लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं, ये जो कि गलत है। 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले गांव के लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है, यानी जो हमको पूछा गया है कि खुसूसियत ज़ाहिर ना करने वाला मुतबादिल, तो वो पहला ही है। या आप अपना वक्त बचाने के लिए नीचे के अल्टरनेटिव्स को ना देखें तब भी बेहतर होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ग्राम सभा मुनक़िद करने की जिम्मेदारी सरपंच की है। सही बात है, ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है, ये भी सही है। और ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी कवानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज़ है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा, ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं पहले पढ़ लूँ, उसके बाद बोर्ड पर आपको हल करके बताने की कोशिश भी करूँ कि भारत की शुमाली इलाक़ों से बहरे आज़म की जानिब चलने वाली बर्री हवाओं की वजह से दर्ज झैल में से किस मकाम पर बारिश होती है? तो एक है कारवार, दूसरा है कवारस्ती, तीसरा है मछलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में आता है, और चौथा है मंगलुरु यानी बेंगलोर, जो पहला नाम था उसको मंगलूर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे मुल्क भारत का मशरक़ी सिंध और ये है मगरबी सिंध। ऊपर है शुमाल, नीचे है जुनूब। यहाँ पर है मछलीपट्टनम, आंध्रा उड़ीसा। तो ये उत्तर से शुमाल से आने वाली हवाओं की सबब यहाँ पर बारिश होती है, मछलीपट्टनम। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, कवारती और मंगलुरु, और एक जो ऑप्शन है कि कारवार, वो इस साइड में है, मगरिबी घाट की तरफ है, इस किनारे पर है। तो यहाँ पर बारिश जो है तो वो यहाँ से आने वाली हवाओं के सबब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 146, पहाड़ी सिलसिला और भारत के सबसे बुलंद चोटी की नामुनासिब, इसमें करेक्शन कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 146 में मुनासिब जोड़ी आ गया है, जबकि वो नामुनासिब होना चाहिए, तभी सवाल सही होगा। इसी तरह का मामला क्वेश्चन नंबर 140 में भी था, यहाँ भी नामुनासिब जोड़ी ढूंढना है, लेकिन वहाँ पर मुनासिब दिया हुआ है। तो सवालात में गलतियाँ भी हैं। और देखिए अब आगे क्वेश्चन 146 देखते हैं, पहाड़ी सिलसिला और भारत की सबसे बुलंद चोटी की नामुनासिब जोड़ी मुतबादिल में कौन सी है? तो सतपुड़ा की जोड़ी है धूपगढ़, जबकि यहाँ दिया है अस्थाना। मगरिबी घाट की अनैमुड़ी, ये केरला में आता है, सही है। अरावली, गुरोशिखर,
ये भी सही है। हिमालय की सबसे बुलंद चोटी जो इंडिया में मानी जाती है वो K2 है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो स्टूडेंट्स नामुनासिब जोड़ी है सतपुड़ा अस्थाना। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, म्यारी वक्त के लिहाज से अगर ग्रीनिच शहर में बरोज़ पीर रात के 10 बजे हों तो उसी वक्त भारत में कितने बजे होंगे? तो ग्रीनिच के टाइम से इंडिया 5.5 घंटे आगे है। अब आप देखिए, पीर के रोज़ रात के 10 बजे, उससे 5.5 आप आगे बढ़ा लें तो 2 घंटे मतलब 12 हो जाएंगे, और फिर 3.5 घंटे 12 के बाद से मंगल शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ से आप 3.5 घंटे यानी सुबह के, मंगल के रोज़ सुबह के 3:30, ये सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 148, सापुतार ये गुजरात में है, हिल स्टेशन है ये, तो पाल कहाँ पर है? पाल जो ये भी एक हिल स्टेशन है जो जलगांव महाराष्ट्र का एक ज़िला है उसमें वाक़ है, यानी सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शन में जलगांव नहीं दिया हुआ है और जलगांव महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149 को देखिए, भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, मनीषा मौल्लेमा, मिलिंद घरेलू सनतकार और मनाली मुर्गी पालन की सनतकार है। इस मालूमात की रोशनी में दर्ज झैल में से अरबाई दर्जा पेशा यानी चौथे दर्जे का पेशा कौन सा है? ऑप्शन है मनीषा पहला ऑप्शन, दूसरा है मनाली, तीसरा मिलिंद और चौथा भूषण। देखिए, भूषण कंप्यूटर इंजीनियर है, मनीषा मौल्लेमा है, मिलिंद घरेलू सनतकार है और मनाली जो है वो मुर्गी पालन से मुंसलिक है। और हम जानते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं या शोबे हैं, इसमें एक प्राइमरी यानी इब्तदाई होता है, दूसरा सानवी यानी सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्शरी यानी कि सलासी शोबा होता है, और एक आरबाई क्वार्टररी शोबा होता है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आरबाई पेशावर कौन सा है। अब देखिएगा, इसमें हम देखते हैं इब्तदाई शोबा, तो इसमें ऐसे पेशावर आते हैं जो नेचुरल चीज़ों पर काम करते हैं या एग्रीकल्चर पर, फार्मिंग पर, माइनिंग पर, इब्तदाई रॉ मटेरियल। अब दूसरा जो शोबा है सानवी शोबा, इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, यानी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जो मतलब शोबे चलते हैं, जैसे सब फैक्ट्रीज़ इसके अंदर आ गई, सनतें वगैरह जो रॉ मटेरियल पर काम करके प्रोडक्ट्स तैयार करती है। शक्कर तैयार होती है गन्ने से, ये सानवी में आ जाएगा। कपड़े तैयार होते हैं कॉटन से, कपास से, तो ये सेकेंडरी शोबे के आ गया। अब सलासी शोबा यानी इसको सर्विस फैक्टर भी, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एजुकेशन फील्ड है, हेल्थ केयर फील्ड है, एजुकेशन में टीचर्स जो है वो उनका शोबा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसी तरह से हेल्थ केयर, डॉक्टर्स वगैरह, ये सर्विस प्रोवाइडर है। ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ये तीसरे शोबे में आता है। अरबई शोबा जो होता है नॉलेज बेस शोबा। तो अब इस तरह से इसमें देखिएगा कि मौल्लेमा, मनीषा मौल्लेमा यानी सर्विस प्रोवाइडर, ये टर्शरी शोबे में आ जाएगा। मिलिंद घरेलू सनतकार यानी ये रॉ मटेरियल पर काम करते हैं, ये सेकेंडरी शोबे में आ जाएगा। मनाली मुर्गी पालन, मुर्गियाँ नेचुरल चीज़ें हैं, यानी इब्तदाई शोबे में आ जाएगा। तो अब अरबई के लिए बचा है भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, नॉलेज बेस। इस तरह से सही ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन है भूषण कंप्यूटर इंजीनियर। भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, ये पहला ऑप्शन सही ऑप्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स। नंबर 150 कौमी बागात सूबे महाराष्ट्र के किन ज़िलई गिरोह में मौजूद है? निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन नागपुर थाना रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है गोंदिया गढ़चिरौली रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है चंद्रपुर नागपुर गोंदिया, और चौथा ऑप्शन है गढ़चिरौली थाना और नागपुर। तो स्टूडेंट, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले मैं आपको इसके मुतालिक, कौमी बागात के मुतालिक मालूमात फ़राहम कर दूं
के नेशनल पार्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं कौमी बागात, महाराष्ट्र के अंदर 6 नेशनल पार्क हैं। इनके नाम भी मैं आपको बता दूं। पहला है संजय गांधी, दूसरा है पेंच, तीसरा है ताडोबा, चौथा है नवेगांव और पांचवा है गुगामल और छठा है चांदोली। तो ये 6 नेशनल पार्क महाराष्ट्र में वाक़े हैं। और वैसे इंडिया के अंदर जो है वो टोटल तकरीबन 92 से ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में वाक़े हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब आपको उन ज़िलों के नाम बता दूं जहां पर महाराष्ट्र में नेशनल पार्क वाक़े हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क थाना में है, पेंच नेशनल पार्क नागपुर में है, ताडोबा नेशनल पार्क चंद्रपुर में है, नवेगांव चंद्र पार्क गोंदिया में है, गुगामल ये नेशनल पार्क अमरावती में है और चांदोली का ये जो नेशनल पार्क ये 4 ज़िलों से में घिरा हुआ है, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन में सतारा, सांगली, कोल्हापुर तो है नहीं। अब रही बात जिनकी, तो उसमें से चेक कर लें कि पहले ऑप्शन नागपुर नेशनल पार्क है, थाना संजय गांधी, रायगढ़ में नहीं है। दूसरा ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन नहीं चलेगा, रायगढ़ में नहीं है, इसलिए हमको देखना है कि वो ग्रुप जिसमें नेशनल पार्क है। पहला कट हो गया। दूसरा गोंदिया में नेशनल पार्क है, गढ़चिरौली में नहीं, छोड़ दीजिएगा, ये दूसरा भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तीसरा चंद्रपुर, यहाँ ताडोबा है, नागपुर यहाँ पेंच है और गोंदिया या नवेगांव है, यानी ये जोड़ी जो है वो सही है। चौथा ऑप्शन आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप मालूमात के लिए देख लें कि गढ़चिरौली यहाँ कोई नेशनल पार्क नहीं है, इसलिए छोड़ दें। इस तरह से स्टूडेंट्स, ये 2014 के EVS के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में 136 से लेकर 150 तक इसके सही जवाबात और उनकी वजाहत करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि इस वीडियो के अलावा 2013 के मैथमेटिक्स और EVS के क्वेश्चंस पर हमने वीडियोस बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप उन वीडियोस से भी अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। TET एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए मुफीद साबित होंगे। या फिर एक बार कह रहा हूँ कि काजी QAZI काजी RR इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्ले स्टोर में CTET और TET इस फोल्डर पर भी इस प्लेलिस्ट से भी वीडियोस को देख सकते हैं।